नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। हमारे खास डिबेट में आप सभी का स्वागत है। यूपी की राजनीति जो है वो जाति वोट बैंकों पर आधारित रही है। जैसे जैसे चुनाव देखिए 2022 के नजदीक आ रहे विधानसभा के, वैसे वैसे तमाम यूपी के राजनीतिक दल इस वक्त जाति को लेकर जी तोड़ करते हुए और जाति का गणित बैठाकर चुनाव जीतने की जुगाड़ में है। अब इसी को लेकर देखिए नई सियासत कैसे शुरू होती है। यूपी की राजनीति में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो विकास के मुद्दे को, एजेंडे को लेकर राजनीति तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वो उनका ध्यान विकास के मुद्दे से शिफ्ट होकर जाति पर शिफ्ट हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हर बार यूपी के विधानसभा के चुनावों में पूरा फोकस अगर होता है तो वो होता है जाति के वोट बैंक की राजनीति पर। और एक बार फिर से देखिए बसपा सुप्रीमो किस तरीके से अपना जाति प्रेम सामने रख रही हैं। आज एक बार फिर से मायावती सामने आती हैं और परशुराम को लेकर, भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर तमाम बातें कहती हैं मीडिया के सामने। कहती है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जो बात कही है मूर्ति लगाने की, हम उससे बड़ी प्रतिमा लगाएंगे और इसी के साथ भगवान परशुराम के नाम पर विद्यालय भी बनाएंगे। इन तमाम अटकलों के बीच में आज मायावती ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर, वो आप सुनिए मायावती के बयानों में जरा। समाजवादी पार्टी के व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के आस्था एवं स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले परशुराम तथा अन्य सभी जातियों व धर्मों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर भी बड़ी संख्या में आधुनिक हॉस्पिटल व सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त ठहरने के स्थलों का भी निर्माण कराया जाएगा। और हमारे साथ इसी चर्चा पर जुड़ चुके खास मेहमान, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभिषेक मिश्रा जी प्रवक्ता सपा के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कालीचरण स्नेही जी हैं जो कि दलित चिंतक हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज तमाम खास मेहमान और बात होगी ब्राह्मण वोट बैंक की, क्योंकि अब जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल सामने आकर ब्राह्मणों के प्रति अपना स्नेह उजागर कर रहे हैं, उससे सवाल तो यही बनता है कि क्या एक बार फिर से यूपी की राजनीति वोट बैंक जो है ब्राह्मण केंद्रित हो जाएगा, या जाति समीकरण को सेट करने में सभी राजनीतिक दल विकास के एजेंडे को भूल जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कालीचरण स्नेही जी आपसे ही। आज मायावती का एक बयान सामने आया जिसमें वो परशुराम जी भगवान को लेकर एक बयान देती और कहती है कि सपा ने जो कहा बयानों में कि हम परशुराम जी की प्रतिमा लगाएंगे और बहुत ऊंची प्रतिमा होगी यूपी में, हम उससे कहीं ऊंची, कहीं बेहतर प्रतिमा लगाकर दिखाएंगे, हॉस्पिटल्स का निर्माण करेंगे। ब्राह्मणों को लेकर चिंतित दिखी एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती, क्या एक बार फिर से 2007 के जैसा ही वोट बैंक हासिल करने के लिए? देखिए, आपने मुझे डिबेट में शामिल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बात यह है कि राजनीति में हमेशा धर्म जो है उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रहा है। मुद्दा धर्म और जाति दोनों रहे हैं। परशुराम जी जाति के भी प्रतीक हैं और धर्म के भी प्रतीक हैं। चूंकि भाजपा ने जब राम मंदिर की नींव रख दी है तो स्वाभाविक है कि राम क्षत्रियों के प्रतिनिधि के रूप में भी माने जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं प्रतीकों में कि परशुराम जी जैसे ही राम का अभ्युदय होता है मंच पर, परशुराम जी नेपथ्य में चले जाते हैं और एक तरह से त्रेता की वापसी की गई है राजनीति में भाजपा के द्वारा। तो निश्चय ही उन प्रतीकों को तलाशा जाएगा। सवाल इसका नहीं है कि बहन जी ने क्या कहा या अखिलेश जी ने क्या कहा। सवाल इस बात का है कि देखिए, ब्राह्मण जो है मूर्ति और मंदिर से प्यार करता है, उसकी श्रद्धा मंदिर और मूर्ति में है। तो स्वाभाविक उसके देखिए विकास का, वो तो विकसित समाज है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति ज्ञान पर उसका आधिपत्य बना हुआ है।
बस उसको अपनी अस्मिता के प्रतीक चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक दलित और ओबीसी वोट बैंक बनते आए थे, लेकिन दलित और ओबीसी की जो पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मणों को भी वोट बैंक बना लिया है। ये बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देश के अंदर हो रहा है। ब्राह्मण अपने को सर्वशक्तिमान मानता रहा, जाति में भी श्रेष्ठ मानता रहा, सब प्रकार श्रेष्ठ मानता रहा, लेकिन अब तक दलितों को वोट बैंक माना जाता था। लेकिन दलितों की पार्टी या बहुजन की पार्टी या जो है पिछड़ों की पार्टी, तो उनको साफ तौर पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है उनके बयानों में कि उनको पूरा भरोसा है कि दलित वोट बैंक तो उनके साथ है, मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मणों को मिला लिया जाए तो पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी, जैसे 2007 और 2009 में थी। और आज साफ तौर पर उन्होंने सपा का जिक्र किया है। देखिए ब्राह्मणों की जो पार्टियां हैं, ब्राह्मण आधारित जो पार्टियां हैं, बेस पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, वो अपना मानती है कि हमारे यहाँ, भाजपा मानती है कि हमारे यहाँ ब्राह्मण कहाँ जाएगा। तो स्वाभाविक हर कोई ओबीसी में यादवों के लिए सपा चाहती है कि वो कहाँ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि अपना एक वोट बैंक फिक्स तो होता है, इसके आधार पर पार्टी बेस खड़ा होता है। तो यानी कि विकास का एजेंडा, इस देश में या प्रदेश में सरकारें तभी बन सकती हैं। चुनाव आते रहते हैं वोट बैंक के लिए। सिर्फ आपके पास वापस आऊंगी, आप सीधे रुख करेंगे हम अमित पुरी जी का, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आपके पास वापस आती हूँ। अमित जी, क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये बसपा का नया कार्ड और सपा का नया कार्ड है, और कांग्रेस भी इसी कार्ड को बार बार प्ले करती रही है, ब्राह्मण वोट बैंक का कार्ड? शिवांगी, अच्छा होता कि बसपा का सीधे सीधे प्रतिनिधित्व होता, परोक्ष, लेकिन अपरोक्ष ही सही। मैं मानता हूं कि आज का जो मायावती जी का बयान है, मैं मूर्ति से हटकर पहले अस्पताल में आता हूं जी। 3 बार क्या 4 बार लगभग मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मुझे स्मरण है कि मान्यवर काशीराम जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में असाध्य बीमारी से ग्रसित थे। अच्छा होता कि उनकी राजनीतिक शिष्या उस समय एक ऐसा अस्पताल बनाती जिसमें मान्यवर काशीराम जी का इलाज उत्तर प्रदेश के अस्पताल में ही होता, तो शायद ज्यादा शिष्य का अर्पण और समर्पण मानवता के प्रति भी होता और गुरु के प्रति भी होता, लेकिन यह देखने को नहीं मिला। अब यह है क्यों? ये 2 क्षेत्रीय दलों की वन अपमैनशिप की लड़ाई है। 2019 के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर भी बन रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब 22 आते आते परशुराम जी का मूर्ति रखने की बात हो रही है। यह वैसा ही सीन है, आप स्मरण कीजिएगा, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेरे पार्क के सामने मेरा पार्क बनाऊंगा, कि एक राजनीतिक द्वंद चला था, इसका बड़ा कि उसका बड़ा, लोहिया पार्क बड़ा कि काशीराम स्थल बड़ा, और फिर यह हुआ था कि काशीराम स्थल के पार्क को वो अलग कर देंगे। विश्राम स्थल बनाने थे तो आपको स्मरण है कि मायावती जिस कोठी में रहती थी उसे मान्यवर काशीराम विश्राम स्थल बनाकर खुद रहने की जिजीविषा उनकी थी। अगर उस समय महापुरुषों के नाम पर विश्राम स्थल बनाए गए होते तो शायद सरकारी बंगलों को रिटेन करने की कोशिश ना होती। अमित जी, लेकिन देखिए एक विषय, 2 छोटी पंक्तियां और कह दूं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भारत के राष्ट्रपति राम मंदिर के उद्घाटन शिलान्यास के अवसर पर नहीं आए। क्या आज बसपा ये दोहराएगी कि काशीराम जी कहते थे कि यहां राम जन्म स्थान पर तो शौचालय बना देना चाहिए? क्या वह मांग अब बहुजन समाज पार्टी की हट गई? और दूसरी बात, जब मूर्तियां लगाने की बात आई, परशुराम जी की बात, तो आपने नारा लगा के कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ा, तो मूर्तियां किसकी लगी? लोक निर्माण विभाग, परलोक निर्माण विभाग में परिवर्तित हो गया। मायावती जी की मूर्तियां लगी और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से कहा कि राम की मूर्तियां लगी है, तो मायावती की क्यों नहीं? तब परशुराम याद नहीं आए थे? आपके पास वापस आती हूँ, अभिषेक मिश्रा जी का रुख कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सपा की तरफ से देखिए अभी 2 दिन पहले ये कहा जाता है कि परशुराम की मूर्ति लगेगी और भव्य लगेगी, ब्राह्मणों के समर्थन में, उनके सम्मान में मूर्ति लग रही है। इसे किसी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। क्या कहेंगे अभिषेक जी? अगर वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो आखिरकार क्यों ब्राह्मणों को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक एंड वक्त पहले, जब 2 साल से भी कम का समय बचा है, क्यों ये प्रेम जाग गया आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबका सम्मान और उसके पे काम किया है। और ये मूर्ति की जो बात है, जो 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे अद्वितीय, सबसे अप्रतिम और सबसे मूल्यवान मूर्ति जब लगने जा रही है, तो हम लोग इसमें ये नहीं कह रहे, और ये लग रही है भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरह से,
भगवान परशुराम चेतना पीठ इसको लगाने जा रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी भगवान की। तो हम लोग इसमें कहीं भी राजनीति नहीं है। जो अभी सरकार की बात हो रही थी, आदरणीय मायावती जी बहुत बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की, 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहूंगा कि अगर उनको सच में नियत होती लगाने की, अगर सच में उनको चिंता होती है, अगर सच में भगवान तो यही आरोप तो आप पर लगा रही, वो कह रही है आपने अपने शासनकाल में क्यों नहीं लगा दी, यही आरोप तो उन्होंने आप पर भी आज लगाया है। आप जवाब तो सुनिए जी जी। तो वो तब लगा देती, हम लोगों को लगाना था। हमने पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे सबसे बड़ा पार्क बनाया, जो कि आज भी लखनऊ शहर के लिए लंग्स का काम कर रहा है। लाखों पेड़ लगे हैं, लोग आज भी अपने परिवार के साथ वहां जाते हैं। जब हमें मौका मिला, हमने भगवान जी दोबारा पार्क बना देते आप। नहीं बनाया। अरे मैं आपको ब्राह्मणों का सम्मान इतना कैसे? अरे पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे बनाए भाई, बता तो रहा हूं आपको, आप बात सुन ही नहीं रही। उसके बाद हमने भगवान परशुराम जी की छुट्टी डिक्लेयर की जयंती पे, क्योंकि लोग व्रत रखते हैं, कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं। हमने छुट्टी डिक्लेयर की। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने कहा ये तो भगवान जी नहीं, ये तो महापुरुष है, इनकी छुट्टी खत्म की जाती है। हमने जब तो ये इसका जवाब तो भाई हमारे साथी दे देंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल अपनी बात पूरी जी। हमें जब मौका मिला तो हम जैसे लोगों को राजनीति में लाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री तक बनाया, आज भी राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता है हम लोग। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आपने देखा हमने हनुमान जी का मंदिर बनाया, आपने देखा हमने कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया। और हम आज जो कह रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है, सरकार बहन जी कह रही है जब सरकार आएगी तब बनाएंगे। आज बीजेपी की सरकार है, ये बना दे 400 फीट की भगवान की परशुराम की मूर्ति बना दे, ये इनके ताकत में आज। हम तो आज कह रहे हैं, जब सरकार नहीं है हमारे पास, अपने संसाधन से भगवान परशुराम चेतना पीठ, जिस तरह के पंडित दीनदयाल पंडित इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने जिस तरह बीएचयू बनाया, उस तरीके से हम लोग निकल करके लोगों से मदद लेकर के दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। बिल्कुल, चंदा लेके आप इसका निर्माण कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपके पास वापस आती हूँ और आप सीधे उमाशंकर पांडे जी का रुख कर लेती हूँ, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उमाशंकर जी, देखिए आपने बसपा का भी बयान सुना, आपने सपा का भी बयान सुना, बीजेपी को और आपको पछाड़ कर आगे बढ़ेंगे और इस बार क्या फिर से आपको पटकनी देने की तैयारी हो रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए शिवांगी जी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये दोनों लोग उस सीजनल व्यापारी की तरह हैं कि मौसम बदलते ही ये अपना चाल चरित्र और चेहरा बदल लेते हैं और नई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। पहले यादव द्वार समाजवादी पार्टी का, जाटव द्वार बहुजन समाज पार्टी का और सिंह द्वार ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, जिसमें कभी इन्होंने ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं दिया। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे एक मिनट पूरी बात कर लीजिए। ये जो यादव द्वार, सिंह द्वार और जाटव द्वार है, उसमें कभी ब्राह्मणों को इन्होंने प्रवेश नहीं दिया। और मैं बसपा की बात करूं, बहन जी को ब्राह्मण प्रेम एक बार 2007 में जगा था और उनकी सरकार बनी थी, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि जो सामाजिक समरसता की नींव हिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मायावती जी ने किया। हमारे गांव में एक ड्रामा होता था, चैतुराम का ड्रामा, बड़ा फेमस ड्रामा था। जब होता था तो पीएसी लगती थी, पुलिस की पूरी व्यवस्था होती थी और उसमें ब्राह्मणों को गालियां दी जाती थी, उसमें अपर कास्ट को गालियां दी जाती थी बाकायदे। और सामाजिक, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उस समय इतना माहौल खराब होता था कि पूरा पीएसी और जातीय उन्माद फैल जाता था। और एक बात कहूं, अभिषेक मिश्रा जी को याद होगा, एक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बना था इनके यहाँ, मनोज पांडे जी थे, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था 2012 में। माननीय मुलायम सिंह जी कह के भी उस सम्मेलन में नहीं गए, उनका ब्राह्मण विरोध इतना ज्यादा। और आरएसएस ने पिछली बार तय किया कि ब्राह्मणों को राजनीतिक में नेपथ्य में पीछे ले जाना, उनको नेपथ्य में ले जाना है। इसीलिए रातों रात अटल बिहारी वाजपेयी जी को किनारे कर दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को लाया गया, उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटा दिया गया और केशव प्रसाद मौर्य को लाया गया। यानी कि भाजपा हो, बसपा हो या सपा, तीनों के बुनियाद में ब्राह्मण विरोध है। और मैं चुनौती दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 1937 में गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश, तब नॉर्थ प्रोविंस हुआ करता था, मुख्यमंत्री बनाया था और तब से लगातार 1957 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद
6 और मुख्यमंत्री ब्राह्मण कांग्रेस ने बनाया 1989 में। नारायण दत्त तिवारी अंतिम मुख्यमंत्री थे। मैं तीनों पार्टियों को चुनौती दे रहा हूं, इस डिबेट पर घोषणा करें कि क्या वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपा बसपा नहीं बना सकती क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भाजपा ने भी आज तक मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं दिया। आपकी बात का जवाब कालीचरण जी दे देंगे, लेकिन आज तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपकी बात का जवाब कालीचरण जी से ले लेते हैं। जो आपने सवाल किया है उसी बात का जवाब लेते हैं ना। क्या वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे? उमाशंकर जी, आपकी बात का जवाब कालीचरण जी देंगे। कालीचरण जी देखिए, आरोप क्या लग रहे उमाशंकर जी के कि अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप इतना दमखम रखते हैं तो आप स्क्रीन पर अनाउंस कर दीजिए कि आप ब्राह्मण जाति का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि आप में ऐसी दम है नहीं। आप सिर्फ बातें भरते, सिर्फ दम भरते। आपने बीजेपी को तो कह दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य को लुभाया, उनके जरिए वोट बैंक को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। नाराजगी ब्राह्मणों में तब भी आपने भरने की कोशिश की थी। आज आप क्या कहेंगे जब उमाशंकर जी आप पर आरोप लगा रहे? तो ये किससे सवाल है? देखिए, वैसे बीएसपी का मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बात, हाँ, मैं देखिए बीएसपी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। ये तो इसका उत्तर बीएसपी वाले ही देंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है। नहीं, हाँ। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, मुद्दे हमेशा राजनीति में फिक्स होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हम देखते हैं कि भाजपा का नारा जय श्री राम था, वो जय सिया राम पर आ गया है, शिफ्ट हो गया है, और ओबीसी कार्ड सबसे आगे है वहां, और दलितों को भी राष्ट्रपति बनाया है उन्होंने। तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण आधारित बेस पार्टियां जो है दलितों को, ओबीसी को प्रश्रय देती हैं। और इस देश में या प्रदेश में कहीं भी कोई भी जाति की संख्या इतनी नहीं है कि वो अपने बलबूते पर सरकारें बना ले। इसलिए उसे मजबूरी में भी सही या अपने किसी भी कारण से, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण उसको किसी दूसरी कास्ट को लेना ही पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि बहन जी ने अभी से नहीं, बहुत पहले से ही ब्राह्मणों को साथ में रखा है। और ये सही बात है कि ब्राह्मणों ये जो कार्ड चला गया है, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक रूप में अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ठाकुरों को दरकिनार कर दिया गया है सभी पार्टियों के द्वारा। इस पर ना कांग्रेस कुछ कह रही है, और ना भाजपा कुछ कह रही है, और ना सपा कुछ कह रही है, क्योंकि परशुराम की मूर्ति लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि इसके लिए आक्रोश ठाकुरों का झेलना पड़ सकता है। जी। तो राजनीति में मुद्दे फिक्स होते रहते हैं, लोग परवाह नहीं करते हैं परिणाम क्या होगा। तो ये मुद्दे, चूंकि यद्यपि ये मैं कहता हूं कि मुद्दे जनता को लुभाने के लिए होते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो अपने तरह से सरकारें संवैधानिक तरीके से काम करती हैं। और ये भी सही बात है कि जो एजेंडा तय होता है उस एजेंडे पे भी उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि अगली बार में जनता को जवाब देना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि बहन जी ने निश्चय ही एजेंडा ही तो बदल जाता है। देखिए, आप सीधे अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। निश्चय ही बहन जी ने सोचा होगा कि उनका, बिल्कुल, अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, ये बखूबी सबको पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन उसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में कैसी झड़प, कैसी नोकझोंक रहती, किस तरीके से टकराव होता है, इससे भी आप भी भलीभूत वाकिफ होंगे। क्या लगता है, जब आप ब्राह्मण वोट बैंक लुभाने की कोशिश करते हैं तो क्या वो ठाकुर समुदाय नहीं आपसे रुष्ट हो जाता, जिसकी बात अभी दयाशंकर जी कर रहे थे कि उनका तो ख्याल ही नहीं रह गया किसी को? शिवांगी जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं और पूरे पैनल से निवेदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को और देश को धर्म और जातियों में बांट दिया। नहीं, ये तो इतिहास रहा है ना अभिषेक जी, ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कृपा करिए, भगवान पे ये आप इतिहास रहा है। आपको अभिषेक जी बखूबी पता है कि किस तरीके से आप जब चुनाव आते हैं, शुरुआत से यही कहते हैं कि विकास एजेंडा है, लेकिन देखिए 1.5-2 साल से भी कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में। शिवांगी जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारी पार्टियों में सिर्फ एक पार्टी है जो अपने काम के दम पे गई थी, नारा काम बोलता है लेकर के गई थी, वो समाजवादी पार्टी थी। अच्छा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान को जातियों में मत बांटिए। नहीं, भगवान को जातियों में तो बांटने की कोशिश ही नहीं है। आप नहीं कर रही हैं, जो पैनल पे लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अपनी बात आप पे नहीं लग कह रहा हूँ जी। तो ये भगवान को जातियों में न बांटिए। न राम में अंतर है, न परशुराम में अंतर है, किसी में अंतर नहीं। मैंने 10 अवतार गिनाए थे आपके डिबेट के शुरुआत में, नाम दोबारा वो नहीं कर रहा, लेकिन ये सब एक है, भगवान विष्णु के स्वरूप है, इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसमें प्लीज राजनीति मत ढूंढिए, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। और बाकी जहां तक भगवान की बात है, समाज की बात है, ब्राह्मण समाज का उत्तर प्रदेश में 18 से 20% वोट है। जब तक ब्राह्मण किसी का अभिषेक नहीं करेगा तब तक उसका राज तिलक नहीं हो सकता। ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है उत्तर प्रदेश राज्य में। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हम लोग सबको इकट्ठा करके चल रहे हैं। आप देखना बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, अगर कहीं
किसी एक स्पेसिफिक समाज का भगवान परशुराम की जिसपे कृपा है, अगर वो टीचर है तो प्रिंसिपल उससे नहीं उलझेगा, अगर इंस्पेक्टर है तो उसको थाना मिलने लगेगा, अगर वो आईएएस अफसर है तो उसको पोस्टिंग मिलने लगेगी, अगर उसको गवर्नर होना है तो कोई गवर्नर हो जाएगा, और मंत्री परिषद का एक्सपेंशन होगा तो आप देख लेना उस मंत्री परिषद में किसको कौन विभाग मिलता है, जिसपे भगवान परशुराम की कृपा होगी वो बढ़ जाएगा। आप देख लेना, ये मैं आज घोषणा आपके टीवी पे कर रहा हूं, बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं देश के सामने, और वक्त इसको सही साबित कर देगा, आप देख लेना। चलिए अमित पुरी जी का रुख कर लेते हैं। अमित पुरी जी, देखिए आपने बातें सुनी होंगी, अभी अभिषेक जी ने भी किन किन बातों को सामने रखा है। वो कह रहे हैं इन मुद्दों को प्लीज राजनीति से जोड़कर मत देखिए, और भगवान को राजनीति में बांटने की तो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए हमें बीच में। बिल्कुल सही कहा, और मैं उसी संदर्भ से बात को आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने एक जिंदा देवी देखी थी मायावती के नाम पे, जो कहती थी भगवान की मूर्तियां न लगाओ, जिंदा देवी को चढ़ावा दो। कालीचरण जी ने ठीक कहा, मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने परोक्ष और अपरोक्ष की बात इसी संदर्भ में कही थी। मुझे स्मरण आता है कि जनेश्वर जी को छोटा लोहिया कहा जाता था, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था धर्म दीर्घकालिक राजनीति और राजनीति दीर्घकालिक धर्म है, और उसी डॉक्टर लोहिया के शिष्य जनेश्वर मिश्रा ने जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया था। लेकिन आज आधुनिक समाजवाद ने जनेश्वर जैसे छोटे लोहिया को छोटा करने का काम किया, जब पंडित जनेश्वर मिश्रा का संबोधित किया, पंडित जनेश्वर मिश्रा का संबोधित किया, पूरे जीवन का राजनीतिक चिंतन आज मिट्टी में मिला दिया डॉक्टर लोहिया के छोटे लोहिया। डॉक्टर लोहिया के शिष्य जनेश्वर मिश्रा ने कहा था जाति तोड़ो। यहीं से पता लगता है कि राजनीति को जोड़ो और जाति को जोड़ो, यह है वोट बैंक की राजनीति का अंतिम तथ्य। आप ब्राह्मण करो, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो धर्म और अध्यात्म का मर्म जानता है वो है ब्राह्मण। जो धर्म और अध्यात्म का मर्म जानता है वो है ब्राह्मण। अपनी पार्टी में अध्यक्ष बनाता है राष्ट्रीय प्रांतीय ब्राह्मण, अपनी पार्टी में बनाता है। एक परिवार को छोड़ करके, एक परिवार को छोड़कर कांग्रेस, बसपा और सपा अध्यक्ष बना पाते हैं, अध्यक्ष बना पाते हैं। पार्टी का अभिषेक जी आप पुरी के बात का जवाब दे दीजिए। अभिषेक जी आप अमित पुरी की बात का जवाब दे दीजिए। ये प्राइवेट लिमिटेड के लोग। अमित पुरी जी सुन लीजिए, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, आपकी बात का काउंटर आंसर है। हाँ कहे। हाँ मेरी बात में इंटरप्शन हो रहा था, इसलिए मुझे अवसर दे दीजिएगा, बस इतनी सी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके पास आते हैं जी। शिवांगी जी, मैंने पहले भी कहा भगवान को जातियों के नजर से मत देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये है कि वो जहां भगवान की बात करो वहां इनको जाति दिखने लगती है, धर्म दिखने लगता है। किसने कहा? मैं आज अमित पुरी जी मेरे साथ के हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आज मैं IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर होता तो और भगवान की मूर्ति की घोषणा करता तो क्या आप मुझको कहते ये सवाल, भाई क्यों आप इसमें जाति खोज रहे हो? इसमें कहीं जात नहीं है, इसमें कहीं धर्म नहीं है। और मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि न जनेश्वर मिश्र जी के नाम से उसको छोटा बताइए, क्योंकि हम लोग उसको उनकी बहुत दिल से इज्जत करते हैं। आप सम्मान न करते हो तो कोई बात नहीं। जिसने जाति तोड़ों की राजनीति की उसको पंडित का संबोधन दे करके आप उनके राजनीतिक चिंतन को छोटा कर रहे हो। अमित जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए उदाहरण तो आप जहां कहीं में वहां दे सकता हूं। जी हेलो अभिषेक जी बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं अमित जी। जी 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 हाँ। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, और अगर भगवान परशुराम की मूर्ति का विरोध है भारतीय जनता पार्टी, कोई विरोध नहीं है, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि इसका विरोध ही नहीं है, ये तो राजनीतिक सोचेबाजी है। जाति में डाल रहे मैं तो मेरा तो ये सोच है कि एक वैष्णव सर्किट बन जाएगा, जो भगवान प्रभु श्री राम का शानदार मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये अलग बात, इन्होंने हमको नहीं बुलाया, उसमें हमें बुलाते तो हम भी जाते हैं, आशीर्वाद लेते, भगवान को प्रणाम करते, प्रसाद ग्रहण करते। हरि का भजे सो हरि का होए, राम खुद बुलाएंगे चले जाएंगे। हरि का भजे सो हरि का होए, जाइए दर्शन कीजिए। भाई दिक्कत ये है बीजेपी वालों की, शिवांगी जी इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए कि इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्क्रिप्ट मिलती है वही पढ़ते हैं। यहाँ कोई व्हाट्सएप सुनने की आदत नहीं, यहाँ गूगल को नहीं ग्राउंड को देखते हैं, यहाँ गूगल को नहीं ग्राउंड को देखते हैं। बोलने के साथ सुनने की आदत भी डालिए भाई, सुन लीजिए। सिर्फ बोलते ही रहोगे तो सुनना नहीं होगा। आप जनता की नहीं सुन रहे, आप उत्तर प्रदेश की नहीं सुन रहे, अपने थोड़ा जल्दी अपनी बात को रखिए अभिषेक जी, थोड़ा जल्दी रखिए। फिर अमित जी पर जो आरोप लगे, उनकी पार्टी पर जो आरोप लगे वो भी उनके पास सब पहुंचाते हैं। उत्तर देना। हाँ जी, तो ये बिल्कुल भी किसी इनसे कहिए विरोध ना करें। भगवान परशुराम की मूर्ति लगेगी, हम इनको स्वागत सह सम्मान बुलाएंगे, और हम किसी सरकार का इंतजार नहीं कर रहे। जब मायावती जी ने कहा सरकार बनेगी तब करेंगे, हम आज करने जा रहे हैं, डंके की चोट पे करेंगे। और भगवान को में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं, भगवान को जातियों में बांटिए और इसको राजनीति मत जोड़िए, ये मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, देखिए बसपा भी लगाएगी मूर्ति और सपा भी लगाएगी मूर्ति, किसकी मूर्ति भव्य होगी अमित जी?
इस पर आप नजर जरूर बनाकर बैठे होंगे। लेकिन देखिए आप पर आरोप क्या लगते हैं ब्राह्मणों को लेकर। मायावती ने यह भी कहा है आपको, आपकी पार्टी को लेकर कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है इस वक्त यूपी सरकार में। ब्राह्मण जो है वो परेशान है, उनको असुरक्षा महसूस हो रही है। ये बयान मायावती का रहा है। क्या वाकई आप ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं कर पा? विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से लगातार ये सवाल, अगर विकास दुबे ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, भी ऐसे सवाल खड़े कर रही है। अगर विकास दुबे ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, हाँ। तो मायावती जी के इस ब्राह्मणत्व के प्रतीक को हमारा एक ही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में अपराध की राजनीति को कानून का डंडा मिलेगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। नंबर एक, डंके की चोट पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, उसकी पत्नी डंके की चोट पे कह रहा हूं। अपराध और अपराध की राजनीति, अपराध और अपराध की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अपराध और अपराध की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तार हो गया ना, कितने तार हो गया अपराधी है आपको। आप अपराधियों के प्रति कितना लगाव दिख रहा है? सीमा तक नीचे गिरेंगे, सीमा तक नीचे गिरेंगे कि अपराधियों को राजनीति के अंदर जातियों का प्रतीक बताएंगे। सीमा तक नीचे गिरेंगे। जिनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बना पाए, पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर ब्राह्मण नहीं है, पार्टी के पार्लियामेंट के तरीके से जो बातें आपने रखी समझ में नहीं आई होगी। फिलहाल जिस तरीके से आप एक के बाद एक लोग बोलते जा रहे हैं, आराम से फाइनल कमेंट ले लेते हैं ना। अभिषेक जी आप भी रुक जाइए, फाइनल कमेंट दे दीजिए, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। समय बहुत कम है, कानून के दरवाजे 20 सेकंड में बात पूरी करिए, सिर्फ 20 सेकंड में। देखिए समय हमारे पास नहीं है और आपका फाइनल कमेंट हम नहीं ले पा रहे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप बातें रख रहे वो बातें दर्शकों तक सही नहीं पहुंच पाई होंगी। लेकिन उमा शंकर जी कुछ कहना चाह रहे, फाइनल कमेंट जो कि कांग्रेस से है, वो एक बार उनसे हम फाइनल कमेंट ले लेते हैं। उमा शंकर जी आपका फाइनल कमेंट। शिवांगी जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार जारी है, कोई अत्याचार नहीं। सपा बसपा और भाजपा विकास दुबे ब्राह्मणत्व का प्रतीक नहीं है, अपराध का प्रतीक है। पार्टी हर जगह अपराध का प्रतीक है, लड़ाई है। और कांग्रेस क्या कांग्रेस क्यों अपराध का प्रतीक है? कांग्रेस की अपराध का जहां कहीं भी पीड़ा और अपराध के प्रति हो गया, अब प्लीज रुको जाइए, वक्त नहीं हमारे पास। देखिए फाइनल कमेंट भी क्लियर नहीं सुने तो दर्शकों को क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान रहने दे, वो भगवान को राजनीति में ना यूपी में अगर चुनाव है तो विकास के एजेंडे को उठाना चाहिए हर एक राजनीतिक दल को। शांत हो जाइए, वक्त नहीं हमारे पास। हो गया चाहे वो हिंदू की लड़ाई हो, मुस्लिम की हो, पूरी जी आप भी चुप हो जाइए, अभिषेक जी आप भी ऊपर से कर हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अजय लल्लू जी हर जगह राजनीति हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहे हैं तब यही सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से यूपी की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति जाति पर केंद्रित हो जाती है विकास के एजेंडे को दरकिनार करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल यहां पर आने के लिए।